अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और इन्हीं सवालों के साथ हमने दावत दी है खुर्रम दस्तगीर साहब को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम लीडर हैं, साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा और दफ़ा भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब हमें ज्वाइन करने का। और हमें नवाब यूसुफ तालपुर भी ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम लीडर हैं, कौमी असम्बली की कमेटी बराए आबाई वसाइल के चेयरमैन भी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तालपुर साहब आपकी जानिब आऊँगी, चूँकि अखबारों में भी ये लिखा गया कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इस तरह कराची में आ जाना और कराची की सफाई खुद अपने हाथों ले लेना इंडिकेट करता है कि वहाँ पे जो वफाकी जो सूबाई हुकूमत है वो फेल हो चुकी है और वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर सकी। तो ये जो तनकीद है ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर रही, ये अखबारों के एडिटोरियल्स भी इसके ऊपर लिखे जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सही आपकी बात के इस मरतबा जो बारिश हुई और बारिश भी 86 मिलीमीटर्स हुई और मेरे ख्याल में कराची में बड़ी तकलीफ उठाई यहाँ के बसने वालों ने जो उस एरियाज में रहते हैं। और इतनी बारिश मेरे ख्याल में इससे पहले कभी इन इलाकों में इतनी नहीं पड़ी थी जितनी अभी पड़ी। एक बात, जहाँ तक एनडीएमए का ताल्लुक है, मैं कहता हूँ कि अब अगर कल ये फौजी कहें कि भाई मुल्क भी हमारे हवाले करो तो शायद इमरान खान वो भी कर देगा, क्योंकि कोविड की बीमारी है तो फौज के हवाले, अपना लोकस्ट क्या कुछ कर रही है तो इनके हवाले, नाले साफ करने की जिम्मेवारी है वो भी इनके हवाले। भाई फौज का तो एक स्पेसिफिक रोल है जो उनको अपना परफॉर्म करना चाहिए। जहाँ तक ये चीज़ है तो आपने देखा होगा कल भी चीफ मिनिस्टर साहब फिर रहे थे इसी के ऊपर। और इसके अलावा इनके लिए बेसिक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल गवर्नमेंट की है, मेयर की है। उसके पास पहले सिंध गवर्नमेंट ने 10 अरब रुपए दिए थे, अभी वर्ल्ड बैंक ने उनको $8 मिलियन दिए हैं, इन्हीं कामों के लिए दिए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम भी अपने आप को बरीउल ज़िम्मा नहीं करते, क्योंकि ओवरऑल प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज आल्सो हैज टू प्ले इट्स रोल। तो वो भी अपनी वो पास सारी चीजें कर रही है। कता कलामी माफ अली हैदर जैदी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, वो ये कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट हैज अज्यूम्ड नियरली ऑल द पावर्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग वाटर, सुएज एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हु एल्स टू ब्लेम फॉर द अनलिवेबल स्टेट ऑफ कराची? देखो, ये तो उनके कहने की बात है, वो सही है, लेकिन वो कहते रहे, वो तो हर चीज के ऊपर एतराज करते हैं। कोई ऐसी चीज है जिस पर उन्होंने एतराज ना किया हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात कहने की है कि इतनी बारिश का पड़ना शहर में वाकई एक इस किस्म का हो गया। और उसके बाद अगर आपने लाहौर में देखा होगा तो वहाँ भी जो बारिश पड़ी तो लाहौर का भी जो हाल हुआ था वो भी कोई अच्छा हाल नहीं था। अल्लाह न करे इस किस्म की वो चीज़ें हैं। लेकिन ये बरसातें जब चाइना में पड़ी हैं, चाइना को भी उन्होंने हिला के रख दिया है, या अमेरिका कहीं भी हो। तो यहाँ पर और काम करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि मैं सिंध गवर्नमेंट को बरीउल ज़िम्मा कर रहा हूँ, नहीं, वो भी जिम्मेवार हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि कराची के हवाले से जहाँ तक जो ये इश्यूज़ हैं, इनमें हर एक को मिलजुल के काम करना चाहिए, बजाय इसके कि किसी को तनकीद का निशाना बनाकर उसके ऊपर तनकीद ही की जानी चाहिए। ठीक, खुर्रम साहब, तालपुर साहब कहते हैं कि देखिए ये जो आफत आई ये सिर्फ कराची के ऊपर नहीं आई और शहरों के ऊपर भी आई और वहाँ पे भी तबाही हुई। उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब अगर चाहें तो वो तो सारा मुल्क ही फ़ौज को दे दें, उनका ऐसा जहनियत है, वो ये कहते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। मगर सवाल ये है कि कराची के अंदर आप चूँकि पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इससे तो कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता कि वो बड़ा ही नाकिस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहाँ पे जिस तरीके से काम होना चाहिए था नहीं हुआ। जो कराची का हाल है वो शायद किसी बड़े शहर का नहीं है। जरताज गुल साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो कहती हैं कि सिंध गवर्नमेंट हैज़ अब्यूज़ 18th अमेंडमेंट टू द हिल्ट। इट प्रोक्योर्स
full funding from the federal government only to pull a vanishing act with the resources as Karachi and the rest of Sindh suffer in neglect. Federal government is stepping into the breach now. और आज कुछ बिजनेसमैन हैं जिन्होंने ये मुतालबा किया कि अगर कराची को 5 साल के लिए आप फौजियों के हाथ में दे दें तो कराची की तकदीर बदल सकती है। 2013 से 18 तक मुस्लिम लीग नून की फेडरल गवर्नमेंट ने पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को 450 अरब रुपया ट्रांसफर किया सिर्फ डेवलपमेंट फंड्स की मदद। और जब उनके पास दिखाने को कोई चीज नहीं, जब भी इस पे क्रिटिसाइज किया गया कि भाई पेशावर की हालत इतनी खराब क्यों है, मर्दान की हालत इतनी खराब क्यों है, तो दूसरे इलाके हैं खासतौर पे साउथ केपी में, तो अब उनका एक ही जवाब है कि देखिए जैसा भी था हमें वहां के लोगों ने वोट दे दिए और हम जो है लैंडस्लाइड में कामयाब होकर आए हैं। तो ये जो इशू है कि अगर इलेक्टोरल स्ट्रेंथ ही मयार है तो फिर तो पीपल्स पार्टी भी सिंध में दोबारा री इलेक्ट होकर आई है, तो लिहाजा उन पर भी क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता। इस हुकूमत का जो इंस्टिंक्ट है, इनकी जो जबिलत है, वो जाबिराना है, टिरनी है, कि बजाय ये कि वफाकी हुकूमत अपनी कोऑपरेशन और अपनी जो मदद है वो एक सूबे को ऑफर करे। वफाक एक बड़ी अम्ब्रेला है, वो सूबे के ऊपर हमलावर हुए हैं और आज के नहीं हुए। जो आपने क्लिप भी दिखाया फरोग नसीम साहब का, लेकिन इसमें सबसे जो अभी भयानक रिसेंट वाकया हुआ कि जब पूरा मुल्क जो है वो कोरोना से जख्म था, तो वजीर आजम ने अपना जहाज देकर 2 वजीरों को भिजवाया और कहा जी जाके कराची पर हमलावर हो जाए, कहीं ये तो हुकूमत ठीक नहीं चल रही। तो यहां तो इशू ये था कि बजाय ये कि कोऑपरेशन हो वफाक में और सूबे में, इधर एक अजीब सी कन्फ्रंटेशन क्रिएट हो गई है। भाई कराची के हालात हम सब इस पे एग्री हैं कि यहाँ मजीद बेहतर काम होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, सर्विसेज बेहतर होनी चाहिए, लेकिन इसका ये हल नहीं है जो वफाक पोस्ट किया है। और ये वफाक जो है सिर्फ कराची के मामले में नहीं, एनएफसी के मामले में भी और ओवरऑल 18वीं तरमीम के मामले में, जब से ये लोग आए हैं ये 2 साल से आईने पाकिस्तान पर हमलावर हैं। दे आर असॉल्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। एक दफा नहीं कई दफा कि जी एनएफसी में अपनी मर्जी के बंदे लगा दो, एनएफसी को काट दो, उसको कम कर दो। तो यहाँ मैं आपके नाज़रीन के लिए याद कराना चाहता हूं कि 2013 में ये मामला हमें दरपेश था कराची में टारगेट किलिंग और अमन अमान के हवाले से। हमने तो ये नहीं कहा कि हम कराची को फौज के हवाले कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने कराची जाकर उस वक्त की जो सिंध मुंतखब हुकूमत थी उनको ऑन बोर्ड लेकर, रेंजर्स को ऑन बोर्ड लेकर बाकायदा कानून के जरिए कराची में ऑपरेशन शुरू किया। उसमें बड़ी दफा हमारा आपस में जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हुआ, हमारे इख्तलाफात भी हुए, लेकिन क्योंकि पीछे सेंस ये थी कि वफाक और सूबों ने मिलकर चलना है, हम चलते रहे और अल्लाह के करम से कराची पुरअमन है। कराची में और बहुत मसले हैं डेवलपमेंट के, लेकिन कराची में आज वो 26 दस्तगीर साहब, चूंकि आप आइन को अच्छी तरीके से जानते हैं, तालपुर साहब भी आइन को अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं सिर्फ आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि जो लॉ मिनिस्टर ने आर्टिकल 149 का हवाला दिया और उन्होंने कहा जी आर्टिकल 149 के तहत हम गवर्नर राज तो नहीं लगाएंगे, मगर हम ऐसा करेंगे कि कराची की जो इख्तियारात हैं वो हम फेडरल गवर्नमेंट को दे देंगे। और उन्होंने एक शिक कोट की जहाँ पे ये लिखा गया है कि उस तरीके में हम दे सकते हैं अगर हम कोई ग्रेव मेनेस या पीस और ट्रैंक्विलिटी और इकोनॉमिक लाइफ पाकिस्तान की अगर थ्रेटन हो तो फिर फेडरल गवर्नमेंट इसके अंदर अमल दखल कर सकती है। तो आप आर्टिकल 149 को कैसे रीड करते हैं, और अगर कराची का इख्तियार देना ही है फेडरल गवर्नमेंट को तो क्या यही तरीका इख्तियार किया जाएगा, और अगर इख्तियार किया जाएगा तो इसके नतीजे में आप क्या करेंगे? देखिए ये अजीब बात है कि कुछ पानी के नाले बंद हैं। इज दैट ए ग्रेव नेशनल इमरजेंसी? किसी भी तरह बंद नालों को जिनमें कचरा भरा हुआ है हम मान लेते हैं, क्या ये कौमी इमरजेंसी है, कौमी खराबी के हालात है? बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ ये एक देखिए जो अंडरस्टैंडिंग इस आमिराना हुकूमत को और जाबिर हुकूमत को नहीं है, वो ये है कि पाकिस्तान एक वफाकी जमहूरियत है। ये सूबे का इख्तियार है कि वो कब फौज को तलब करके अपनी इन एड ऑफ सिविल पावर, ये चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है। ये बार बार इस पर बहस भी हुई क्योंकि पिछले दौर में जब कराची ऑपरेशन हो रहा था तो रेंजर्स को बुलाना जो था वो चीफ मिनिस्टर का इख्तियार होता था।
अभी भी तरीका यही था कि वफाक उन्हें कहता सूबे से कि जनाब यहाँ कराची के हालात खराब हैं, हम मदद करना चाहते हैं, तो आप एक आईनी तरीकेकार इख्तियार करें। यहां एनडीएमए को कराची के ऊपर मुसल्लत किया गया है कि जनाब आप ये काम करें। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। कराची के नाले साफ होने चाहिए, लेकिन ये वफाक और सूबों की कोऑपरेशन से होने चाहिए, कन्फ्रंटेशन से और आपस में महाजराई से नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिरदौस नकवी साहब, मुझे ये बताइए कि जिस तरह खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं, तालपुर साहब भी कह रहे हैं कि एनडीएमए को मुसल्लत किया गया और जो नाले बंद होना वो कोई कौमी सलामती को ख़तरा नहीं था, और अगर आपने वाकई में फेडरल गवर्नमेंट से आपने मदद मांगनी थी तो फिर जो सूबाई हुकूमतें हैं वो तो एड इन सिविल पावर की एक शिक को कर सकती हैं एक्टिवेट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वो एक तरीका बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो आपने जो एक लीगल तरीका है वो क्यों नहीं अपनाया? जितने ये माजी के हुक्मरान रहे हैं ये कराची को दूध देती हुई गाय तो समझते हैं। सिंध का 95% टैक्स जमा करके ये शहर देता है और मुल्क का 60% टैक्स जमा करके देता है। खुर्रम दस्तगीर साहब को इस बात का मैं कितने तारीख में वाक़या दिखाऊं कि रेंजर्स जो हैं कराची में 1984 से बुशरा जैदी के केस के जो हुआ था बस के सिलसिले में, उस वक्त से रेंजर्स आई हुई है जो एथनिक राइटिंग हुई थी, और इस शहर को पिछले 36 साल से एक सेमी आर्मी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले हुआ है, एंड वी हैव नॉट बीन एबल टू करेक्ट द सिचुएशन। और ये पुलिस के ऊपर नहीं आ रहा है, इसके ऊपर लोकल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द पीपल ऑफ प्रोविंस ऑफ सिंध एंड स्पेशली कराची। ये डिनाई कर दें कि आज रेंजर्स को हटा दें तो कराची में अमन और अमान रहेगा। पुलिस केपेबल नहीं है, इस वक्त तक डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकी। कूड़ा इस वक्त एनडीएमए के चेयरमैन का हल कहां देख रहे हैं आप फिरदौस साहब? जी मैं आपको बता रहा हूं ना, लेट मी कंप्लीट। मुझे अपने बयानिया, इससे कि 2 आदमियों का आपने सुना, अब आप थोड़ी देर मुझे भी देते हैं, बयानिया मैं मुकम्मल कर लूं। बात यह है कि 20,000 टन कूड़ा जनरेट होता है, उठता 7,500 टन है। भाई आप तारीख बता दें तालपुर साहब कि जी अगले साल मई में हम जो है कराची से पूरा कूड़ा उठा करेगा और कराची बिल्कुल साफ सुथरा शहर होगा इस्लामाबाद की तरह। देना वादा नहीं देते, 13 साल हो चुके हैं। कहें कि कराची क्या स्टॉर्म वाटर सिस्टम इंडिपेंडेंट होगा सीवरेज सिस्टम से, दे वादा, कोई नहीं देते। कहें कि कराची की पानी की जरूरियात पूरी करेंगे, दे वादा, कब तक? 2007 से मंसूबा 2020 में आ गया, 1 कतरे पानी का इजाफा नहीं हुआ। कराची की 100% सीवरेज बगैर ट्रीटमेंट के समुद्र में डाल दी जाती है। क्या एनवायरमेंट डेंजरस नहीं हो रहा? क्या मेरीन एनवायरमेंट नहीं हो रहा? इज इट नॉट अ डिजास्टर विच इज मैन मेड? खुर्रम दस्तगीर साहब को नजर नहीं आता? लाहौर में बैठे हुए 1 कतरा ट्रीट नहीं होता सीवरेज का, खुले समंदर में पूरा कूड़ा जाता है। गुजरावाला में बैठे हुए, मगर एक कतरा गुलामी माफ, एक बात जरूर करूंगी कि सईद गनी साहब ये कहते हैं कि जो ग्रीन लाइन का मंसूबा है वफाकी हुकूमत ने शुरू किया है, उसकी वजह से जो हमारा तमाम नकासी का निज़ाम है वो ख़राब हुआ है और जो लाइन्स हैं वो आपस में जाके मिली हैं, जिसकी वजह से फ्लडिंग हुई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं चैलेंज करता हूं, 2 नालों के अंदर 2 फुट बाय 2 फुट के, जबकि नाले की चौड़ाई जो है वो 6 फुट की है, पिलर बने हुए सिर्फ 2 नालों में, जबकि उस लाइन को क्रॉस करने के लिए 18 नाले हैं जो क्रॉस करते हैं। और उसका इंजीनियरिंग डिजाइन की इवैल्यूएशन 2 कंसल्टेंट्स ने की हुई है, AA और इंजीनियरिंग एसोसिएट ने। उन्हीं ने डिजाइन किया, चीफ सेक्रेटरी सिंध बैठते हैं उस बोर्ड के ऊपर, और ये ग्रीन लाइन को मंसूबे को बने हुए इस फिजिकल शेप में 2 साल हो चुके हैं। तो इनको आज 2 साल बाद खबर मिली है, क्यों बनने दिया? हम तो थे भी नहीं उस वक्त पावर में जब ये बनी है। फिरदौस साहब मुझे ये बताइए कि अगर कल को किसी का भी गटर का निजाम खराब हो जाए तो वहां पे क्या आप जो लोकल इंतजामिया उसको खत्म करके, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को खत्म करके, वो आप फेडरल गवर्नमेंट को दे देंगे या गैर सियासी कुव्वतों को दे देंगे? मेरी बात मैं आपको दे रहा हूं, उसका दे रहा हूं जवाब, मैं दे रहा हूं। 149(4) जो डिमांड किया है, 149(4) फेडरल गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट का डायरेक्शन है टू द प्रोविंस गवर्नमेंट, जिस पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाउंड होगी टू फॉलो दैट डायरेक्शन।
मैं आज से नहीं कह रहा, मैं तो समझता हूं कि इस निज़ाम को दुरुस्त उसी वक्त होगा जब आप बल्दियाती निज़ाम को दुरुस्त करेंगे। नवाब तालपुर साहब से मैं पूछता हूं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, कराची वाटर सीवरेज बोर्ड किसके अंडर है? सिंध गवर्नमेंट के। उसका जिम्मा क्या है? पानी लाना, सीवरेज का निज़ाम सही करना। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कूड़ा नालों में जाता है वो किसके अंडर है? वो भी सिंध गवर्नमेंट के अंडर है। ये बातें आप सारी कह चुके हैं, पहले भी रिपीट हो रही है। तालपुर साहब से मैं इसका जवाब जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि आपने एक अहम बात की, फिरदौस नकवी साहब, आपने 149 का हवाला दिया है और आपने कहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर गोइंग टू बी बाउंड बाय इट। अगर आप ये कह रहे हैं सर, अलाउ मी, अगर आप ये कह रहे हैं तो ये बहुत आप जरूरी अहम बात कर रहे हैं और इसके ऊपर तालपुर साहब का रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। तालपुर साहब, ये जो सेक्शन 144 की बात करें, 149 की बात करें, आर्टिकल 149 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, शिक नंबर 4, उसके अंदर ये कहते हैं कि जो प्रोविंसेस हैं वो बाउंड हैं कि उनको फेडरल गवर्नमेंट की बात माननी होगी, जिसके अंदर कहा जा रहा है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन शैल आल्सो एक्सटेंड टू गिविंग ऑफ डायरेक्शंस टू अ प्रोविंस एज टू द मैनर इन विच द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी देयरऑफ इज टू बी एक्सरसाइज फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग एनी ग्रेव मेनेस टू द पीस और ट्रैंक्विलिटी और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पाकिस्तान। तालपुर साहब जी, देखिए खुर्रम साहब ने जो बात की, बुनियादी ये चीज है कि जब तक फेडरेशन और प्रोविंसेस आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे, कोऑपरेशन के साथ नहीं चलेंगे और फेडरेशन प्रोविंस के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, सिंध इज अ फेडरेटिंग यूनिट ऑफ पाकिस्तान, ऑफ दिस फेडरेशन, उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे और सारी सूरत हाल में जहां भी मसला होगा वो सिंध के गले में डालेंगे और उसके बाद उसको उस सूरत पे ले जाके 149 की बात करेंगे। तो 149 को आर्टिकल को मैंने भी पढ़ा है और मेरे पास भी मौजूद भी है, आपने भी पढ़ के सुना लिया, बिल्कुल। लेकिन ये तो आप तनाज़े की बात कर रहे हो, आप तो वो बात कर रहे हो इस तरह से, अभी जिस तरह से आपने बलोचों को एक पता नहीं किस हद तक पहुंचा दिया है कि वो क्या सोच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अब क्या आप सिंध में भी ब्लड शेड चाह रहे हो? क्या आप ये चाह रहे हो कि जिस तरह कराची बेचारी को बॉम्बे के साथ मिला दिया था, फिर बॉम्बे से अलग करने के लिए सिंध का पूरा स्ट्रगल हुआ, जो ये वापस पाकिस्तान वापस आई इन सिंध, और उसके बाद जब पाकिस्तान बना, दिस इज पार्ट ऑफ दिस। अब अगर इस किस्म की बात करोगे, गवर्नर रूल की बात करोगे या डिफरेंट बातें करोगे तो उससे मसला हल नहीं होगा। मसला इसी से हल होगा कि आप मिल बैठ के बात करें। मगर और जहां तक नालों की बात है तो उसमें आप बराए मेहरबानी ये भी तो जरा देखो नहीं कि कितने जगहें बनी हुई नालों के ऊपर, एक बात, और जिनके ऊपर जगह नहीं है, कितने नाले हैं जिनके अंदर डेलिबरेटली पत्थर डाले गए थे ताकि वो ब्लॉक रहें और हुकूमत को वो मिले। लेकिन ये नालों का लोकल गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। लोकल गवर्नमेंट के पास फंड्स भी हैं। लोकल गवर्नमेंट को सिंध हुकूमत ने 10 बिलियन पहले दिए, अभी $8 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं। तो मेरे ख्याल में लोकल गवर्नमेंट को इसमें वो करना चाहिए। अब इस वक्त तो एनडीएमए भी कर रही है, लोकल गवर्नमेंट भी कर रही है। भाई ने जो सवाल किया नहीं कि नेक्स्ट ईयर तक ये सब सही हो जाएगा, नियत अगर सबकी सही हुई तो इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन अगर ये जातियात की बुनियाद पर जाएंगे और जातियात की बुनियाद पर जाकर और इसको इस तरह से अगर हैंडल करेंगे तो एक अच्छी बात नहीं होगी। और मैं उस किस्म की गुफ्तगू भी नहीं करना चाहता जिस तरह से ये लोग वो सारा कुछ करते हैं। तो चले इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते, इश्यूज के ऊपर आते हैं। मगर जिस तरह फिरदौस नकवी साहब कह रहे हैं कि कराची के लोग, यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि वो परेशान हैं और वो चाहते हैं कि कोई ना कोई जो है कराची की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ले, और एक जो खिचड़ी पकी हुई है कराची में कि इतने इख्तियारात हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ की, वहाँ पे स्टेक्स लगे हुए हैं, उससे निकल के एक सेंट्रल अथॉरिटी बने। अब क्या कराची के मसाइल इस तरह हल हो सकते हैं? और अगर ये बात हो रही है कि सेक्शन 1 आर्टिकल 149 को इन्वोक करना है तो उसके नतीजे में क्या सियासी हलचल हो सकती है, ये पूछेंगे खुर्रम दस्तगीर साहब से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। खुर्रम दस्तगीर साहब, अभी जो फिरदौस नकवी साहब ने बात की है, उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 149 के अंदर अगर एक शहर तबाह हो रहा है तो फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट कर सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और जो इख्तियारात है कुछ वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ले सकती है ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनको आप सिक्योर कर सकें। मगर आप जो मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और आप बात कर रहे हैं चीज़ों की गैर आइनी होने को, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने को, तो जो आपके दोस्त हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो ये कहते हैं कि जो अपोजिशन है वो भी जमहूरी रवायत की तरफ नहीं आ रही। वो क्या कहते हैं, आइए मैं आपको सुनाती हूँ। ये पाकिस्तान की सारी पार्टियों से गिला है, मशलियत पसंदी के नतीजे में पाकिस्तान को उन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिया। APC, किस चीज़ की APC? जिस APC में आइन की बालादस्ती की बात नहीं होगी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी उस APC को इनकार तो हम नहीं कर सकते। एक शरीफ आदमी मौलाना कह देगा, कोई और कह देगा, वो उसको हम एक बेकार रिहर्सल समझते हैं। पाकिस्तान की सारी सियासी पार्टियां म्यूजिकल चेयर्स पे राजी हो गई हैं, जिससे बच्चों का म्यूजिकल चेयर, और हमें ऐसे इंप्रेशन दिया जा रहा है कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम इमरान है। ये गलत है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम इमरान खान नहीं है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम गैर आईनी हुक्मरानी है। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने अचकज़ई साहब की बात सुनी, वो डिसअपॉइंटेड वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत से नहीं है, वो अपोजिशन से भी है। जी, लेकिन इससे पहले कि मैं इस पे कमेंट करूं, ये सारा कराची कंट्रोवर्सी है कि अगर कराची के चंद नालों में कचरा है और वो एक नेशनल इमरजेंसी है, तो फिर आर्टिकल 149(4) का इतलाक पेशावर BRT पर क्यों नहीं करते? क्या वहां के शहरी जो हैं वो सख्त परेशान नहीं है पिछले 2 सालों से? क्या वहां जो है पूरा शहर उधड़ा नहीं पड़ा? क्या वो जो है 3 गुना ओवर कॉस्ट ऑलरेडी जा चुका है अपनी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी? तो इस तरह ये जो लोकल मामलात हैं, वफाक क्यों नहीं डायरेक्शन दे रहा KP गवर्नमेंट को कि जी BRT को फौरन मुकम्मल किया जाए वक्त से पहले? यहाँ ये इशू नहीं है, इशू सिंपली है ही नहीं। इशू यही है कि ये हुकूमत जो है ये एक तिरनी है। और अब मैं आता हूँ जो मोहतरम अचकज़ई साहब ने फरमाया। अचकज़ई साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं और इससे हम बिल्कुल एग्री करते हैं। इमरान खान इज नॉट द इशू, लेकिन यही एक अपोजिशन पार्टियों के सामने जो जद्दोजहद करनी है, उसकी जो राह है वो तयन करना हमारे सामने है कि क्या इमरान खान के खिलाफ जलसे करने से मामला हल हो जाएंगे? क्या इमरान खान के खिलाफ शहरत पर आने से मामला हल हो जाएंगे? नहीं होंगे। अभी तक तो हमने इस गवर्नमेंट ने जो असॉल्ट की है सूबों के ऊपर, उसके ऊपर हमने मजामत की है। तमाम जमातों ने खुलकर कहा है। मैं खुद जो हूँ पटिशनर बन के NFC का जो नया नोटिफिकेशन हुआ था उसके खिलाफ कोर्ट में गए, अल्लाह ने हमें कामयाबी दी और वो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट को विड्रॉ करना पड़ा और नया करना पड़ा। तो जहां जहां तो अभी जो रिसेंटली FATF का जो तीसरा कानून था जो कौमी असेंबली में आया ही नहीं पास होने के लिए, वो एक बड़ा गैर आईनी और पाकिस्तान के शहरियों के आईनी हकूक के मुतसादम था। ऑपोजिशन इसमें रेजिस्ट किया, वो अल्लाह के करम से विड्रॉ हो गया। तो जहां जहां तो जरूरत है वहां हम इसमें विड्रॉ कर रहे हैं। इशू यही है कि जिसे राज सियासी इकदाम कहते हैं, डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन, क्या इस हुकूमत के खिलाफ डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन करने से बिलफर्ज ये हुकूमत गिर भी जाती है तो मामला तो हल नहीं होंगे। इसीलिए जो अपोजिशन का असल मकसद है, और हम चाहेंगे कि अचकज़ई साहब इसमें शामिल हों, कि हमने अगले चंद माह में पूरी कोशिश करनी है कि हम एक साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबात तक पहुंचे। उसमें जोर मुदाखलत से पाक होने पर है, आईनी होने पर है, और उन इंतखाबात के नतीजे में जो हुकूमत कायम होगी वो आईनी तौर पर लेजिटिमेट होगी, जो कि मौजूदा हुकूमत नहीं है। इशू सिर्फ यही है कि एक ऐसा इदारा जिसकी बहुत ज्यादा ताकत है पाकिस्तान की सियासत में भी और रियासत में भी और मुआशरत में भी, उसको हमने इस बात पर लेकर आना है किसी भी तरीके से कि भाई जो सियासी मामलात हैं, जो आईनी मामलात हैं, जो अवाम की राय के मामलात हैं, उसमें ये मुदाखलत अब 21वीं सदी में काबिल कबूल नहीं है। और खास तौर पे आज जबकि 2 साल वो शायद एक बड़ा मुश्किल काम हो। खुर्रम साहब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने भी एक अहम सवाल किया फिर उसमें एक आसानी मैं सिर्फ बता दूं,
आसानी ये पैदा हुई है कि इस मुदाखलत के नतीजे में जो तजर्बा इमरानी किया गया था, वो तजर्बा इमरानी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, चाहे वो इकोनॉमी हो, फॉरेन पॉलिसी हो। फिरदौस नकवी साहब जो यहाँ बैठे हैं, फिरदौस साहब आपसे ये सवाल किया जाता है, बीआरटी और जो पेशावर का हाल हुआ वो भी सबके सामने है, मिट्टी का ढेर बन गया पेशावर, इतने साल मिट्टी का ढेर बना रहा और बीआरटी अभी तक सही तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाई है। तो मुझे बताइए कि वहाँ पे फिर क्यों नहीं आप एनडीएमए को भेज देते? ये सवाल खुर्रम दस्तगीर साहब आपसे कर रहे हैं। देखिए, पहली चीज़ कि दोनों सूरत हाल का कोई कंपैरिजन नहीं है। कराची ख़बरों की जीनत कब से बना हुआ है और कराची जो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जिसका मैं सारे अदाद व शुमार आपके सामने पेश कर चुका हूँ, उसकी ये चंद नालों की बदहाली कह के खुर्रम दस्तगीर साहब अपनी पार्टी की पॉपुलैरिटी को और इस शहर में गिराएंगे और इस सूबे में गिराएंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ इस कमेंट के ऊपर। इसके इस शहर के लोगों को पता है कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो एक मंसूबा लाई थी, उसको भी सिंध गवर्नमेंट में जिनको बसें लेनी थी वो बसें नहीं लाई। जो कुछ इस शहर के साथ हो रहा है वो हर माह खबर में होता है, चाहे वो कूड़े के हवाले से हो चाहे किसी चीज़ के साथ। ये शहर वो है जिसमें दुरुस्त आप ये सही फरमा रहे हैं, मगर फिरदौस साहब आप नहीं समझते, चूंकि आप इसको इस हाल में आप पेशावर से मसला भी सियासी हल भी निकल सकता है। मैं खुर्रम दस्तगीर साहब की बात से 100% एग्री करता हूं कि बीआरटी के ऊपर जो है, जब ये मनसूबा मुकम्मल हो, पूरी इंक्वायरी हो, चेक किया जाए कि कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली कितनी ज़्यादा थी नहीं थी। इससे कि अगर मैं बीआरटी का डिफेंस इस वक्त शुरू करूंगा आपके इस प्रोग्राम में तो मैं नहीं आप बीआरटी का डिफेंस शुरू ना करें, मगर चूंकि आप एक सियासी सोच रखते हैं, क्या आप समझते हैं कि सियासी हल है मुमकिन? एमक्यूएम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फेडरल गवर्नमेंट, पीटीआई इकट्ठे मिलकर इसका हल निकाल सकते हैं कराची का? जी मैं समझ, देखिए, मैं खुर्रम दस्तगीर साहब जो कि एक निहायत समझदार किस्म के सियासतदान हैं, और चाहे मेरी उनसे कितने भी इख्तलाफ आइडियोलॉजिकल बेसिस पे हों, पार्टी बेसिस पे हों, लेकिन मैं इनकी इज़्ज़त एज ए जी शऊर इंसान करता हूँ। पहली चीज़ ये कि आइन की जितनी शिकें हैं वो इसलिए दी जाती हैं आइन में कि उसकी जब ज़रूरत हो वो इस्तेमाल की जाए। और 18वीं तरमीम में भी जहां 102 शिकों को छुआ गया, इस शिक को नहीं छुआ गया 149(4). ये प्रोवाइडेड फॉर है, गवर्नर रूल भी प्रोवाइडेड फॉर है। तो जब आइन में कोई चीज दी जाती है वो खेलने के लिए नहीं होती, वो वक्त जरूरत इस्तेमाल होने के लिए होती है। इसका फैसला कौन करेगी? इसका फैसला हुकूमत वक्त इसको रिस्पॉन्ड कर दें कि तालपुर साहब, जिस तरह के फिरदौस नकवी साहब बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 149(4) आर्टिकल 149(4) को 18वीं तरमीम ने ओमिट नहीं किया, और जो शिक्कें होती हैं खेलने के लिए नहीं होती, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए होती हैं। अगर ये इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास क्या लीगल ऑप्शंस होंगे और आप कैसे इसको रेजिस्ट करेंगे? बिकॉज आई एम श्योर आप इसको रेजिस्ट करेंगे। डेफिनेटली रेजिस्ट करेंगे, ये बात नहीं कि नहीं करेंगे। बात ये है कि 18th अमेंडमेंट में भी हमने 149 को टच नहीं किया, बिकॉज वी वांट फेडरेशन टू हैव सम ओवरऑल कंट्रोल। लेकिन अगर वो ज़ाती ज़िद पे या ज़ाती बुनियादों पे, या इसलिए कि ये हुकूमत उनकी नहीं बनी या उनके साथ कोई कोलिशन नहीं है और पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं और पीपल्स पार्टी को नुकसान हंसाना चाह रहे हैं, उसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि हम गवर्नर रूल लाएं, तो भी इस लिहाज से वो साहब हटा नहीं सकते। आपके चीफ मिनिस्टर को वो काम करना पड़ेगा जो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, हटा नहीं रहे। चले ये बात मुकम्मल कर ले, चूंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया। आखिरी कमेंट है तालपुर साहब, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको रेजिस्ट करेगी तो क्या आप अदालतों का रुख करेंगे या कोई और तरीका इस्तेमाल करेंगे, और इसके अलावा कोई तरीका इस्तेमाल करेंगे? किस्म की कोई अगर बात की गई तो मैं समझता हूँ कि ये सिंध हुकूमत के ऊपर और सिंध के ऊपर एक किस्म का वार होगा, क्योंकि ये जाती बुनियाद तो अदालतों में भी जाएंगे और हो सकता है कि हम सड़कों पे भी निकलें।
बहुत बहुत शुक्रिया तालपुर साहब, खुरम दस्तगीर साहब, फिरदौस नकवी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तो नाजरीन, तालपुर साहब का ये कहना है कि अगर कराची के ऊपर फेडरेशन जो है वो हावी हुई तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सड़कों पे भी निकलेगी और अदालतों का रुख भी करेगी। और खुरम दस्तगीर साहब ये कहते हैं कि अगर प्रोविंशियल ऑटोनमी को कोई ख़तरा हुआ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इसको रेजिस्ट करेगी। फिरदौस नकवी साहब का ये कहना है कि आर्टिकल 149 जो शिक 4 है वो खेलने के लिए नहीं बनाई गई, नाफिज होने के लिए बनाई गई। तो नाजरीन, आगे जाते हुए ऐसा लगता है कि कराची के मामलात के ऊपर सियासत जो है वो ज़्यादा तेज़ होगी। आज के लिए मुनीज़े जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।